हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th के पहले यूनिट सॉलिड स्टेट का तीसरा लेक्चर। तो इस लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ओके, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और एमॉर्फस सॉलिड्स के बारे में। तो आज हम उसी जो पहली टाइप थी दैट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, उस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की फर्दर क्लासिफिकेशन आज हम पढ़ेंगे। ओके, देखिए, अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन की तरफ थोड़ा गौर करेंगे तो ऐसा है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को किस बेस पे क्लासिफाई किया गया है। इसको देखिए, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर मैंने आपको बोला था कि इसके अंदर कांस्टेंट पार्टिकल्स, ऑफ कोर्स वो एमॉर्फस सॉलिड्स के अंदर भी होंगे और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर भी होंगे। कांस्टेंट पार्टिकल्स, एटम्स होंगे, आयन्स होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे। तो एक्चुअल में ये जो पार्टिकल्स हैं, इन पार्टिकल्स के बीच में किस तरह की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, ठीक है, किस तरीके से एक दूसरे के साथ अटैच हैं, ये उस बेस पर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को 4 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। एंड दीज 4 टाइप्स आर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, आयनिक सॉलिड्स, मेटालिक सॉलिड्स एंड कोवैलेंट सॉलिड्स। देखिए, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर of intermolecular forces between the constant particles into 4 types. These are molecular solids, these are ionic solids, these are metallic solids and covalent solids. Okay, आइए इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट टाइप इज मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। ठीक है, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स वो वाले सॉलिड्स होंगे जिसके अंदर जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होंगे वो मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, मतलब वो वाले सॉलिड्स जिसके अंदर कांस्टेंट पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स होंगे उनका हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। इन दिस सॉलिड्स द कांस्टेंट पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल्स। अब देखिए, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को फर्दर क्लासिफाई किया गया है 3 सब टाइप्स के अंदर। ओके, तो ये 3 सब टाइप्स हमारे पास आएंगे। एक नॉन पोलर, दूसरा आएगा हमारे पास पोलर एंड द थर्ड वन विल बी हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। ओके, आइए हम पढ़ते हैं पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के बारे में। ओके, अब पहले हम देखते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। ओके, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे। क्लियर, मतलब नॉन पोलर मॉलिक्यूल का मतलब ये हुआ कि वो मॉलिक्यूल जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का उतना डिफरेंस ना हो, मतलब एक जैसे, इनको बोले होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल भी। जैसे हमारे पास फॉर एग्जाम्पल H2 है। ठीक है, H2 में हमें पता है कि जो हाइड्रोजन एटम्स हैं, ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन, इन दोनों हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। तो इसलिए यहाँ पर ये दोनों हाइड्रोजन इक्वली जो यहाँ पर बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको अट्रैक्ट कर रहे हैं। मींस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ओके, तो वो वाले सॉलिड्स जिनके अंदर इस तरह के नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे तो वही हमारे पास नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं। इसमें हमारे पास कुछ नॉन पोलर मॉलिक्यूल जैसे H2 आता है, Cl2 आता है, I2 आता है, Br2 एट्सेट्रा, और साथ में हमारे पास कुछ इसमें हेलोजन्स वगैरह भी आते हैं, तो वो भी नॉन पोलर ही कंसिडर किए जाते हैं। क्लियर, तो ऐसे सॉलिड्स को हम बोलते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। और इंटरेस्ट के बाद सुनिए आप, ये वाले जो सॉलिड्स होते हैं इनके अंदर अगर हम फोर्सेस देखेंगे मॉलिक्यूल के बीच में, वो बिल्कुल वीक फोर्सेस होती हैं। उन फोर्सेस को कहा जाता है लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। कौन सी फोर्स कहते हैं? लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। आइए थोड़ा बहुत मैं आपको बताता हूँ कि लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस कौन कौन कैसी फोर्सेस होती हैं। एक्चुअली में अगर देखा जाएगा, ये जो लंडन डिस्पर्शन फोर्स है ये बहुत वीक फोर्सेस होती हैं, और ये वीक फोर्सेस अराइज होती हैं जब कुछ एसिमेट्रिकल अरेंजमेंट हो जाता है एटम्स के अंदर। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास एक एटम है और ये हमारे पास दूसरा एटम है। ठीक है, एक पर्टिकुलर सॉलिड के अंदर। क्लियर, तो हमें पता है कि जो एटम्स का जो अरेंजमेंट होता है किसका, सब एटॉमिक पार्टिकल्स का, वो ये होता है कि सेंटर में हमारे पास होगा प्रोटॉन। ठीक है, सेंटर में क्या होगा? प्रोटॉन होगा, और बाहर से क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, इस तरीके से इसको भी होंगे, इसको भी ऐसे ही होंगे। लेकिन क्या हो जाता है, ये वाला अरेंजमेंट आपको बता रहा हूँ, यह अरेंजमेंट हमारे पास होता है सिमेट्रिकल अरेंजमेंट। लेकिन क्या होता है कि इन सम केसेस यहाँ पर कुछ एसिमेट्रिकल अरेंजमेंट आ जाता है। कैसे? या एक मॉलिक्यूल या दोनों मॉलिक्यूल के अंदर एसिमेट्री आ जाती है। जैसे मैं आपको बताता हूँ कैसे, सुनिए। सपोज ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है और इस मॉलिक्यूल के अंदर सीधा सिमेट्री है, मतलब यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन ऐसा जैसे होने चाहिए थे सिमेट्रिकल है। लेकिन जो दूसरा मॉलिक्यूल है उसमें क्या हो जाता है, वहाँ पर न्यूक्लियस एक साइड से आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन दूसरी साइड चले जाते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन ये वाले मार्ग में कर रहा हूँ। ठीक है,
तो ये इलेक्ट्रॉन दूसरी साइड से चले जाते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, और इनके बीच में एक फोर्स बनी रहती है, ठीक है। ये जो फोर्स इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में आती है, इस फोर्स को हम बोलते हैं लंदन डिस्पर्शन फोर्स। एंड ऑफ कोर्स ये वाली जो फोर्स होगी एक बहुत वीक फोर्स होगी, और यही वीक फोर्स अराइज करती हैं, एग्जिस्ट करती हैं इन सॉलिड्स के अंदर, ठीक है। जिसकी वजह से ये बहुत सॉफ्ट सॉलिड्स होते हैं, ये बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ठीक है। यही कुछ रीजंस हमारे पास होते हैं, और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो भी बहुत कम होता है, और जनरली ये एग्जिस्ट करते हैं लिक्विड स्टेट में रूम टेम्परेचर पर भी, ठीक है। सुनिए क्या लिखा है यहाँ पर। आप ये जो नोट्स आप देख रहे हैं, तो इन नोट्स की पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक में डिस्क्रिप्शन में रखे हुए हैं, आप वहाँ से उनको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। These solids are made up of non-polar molecules like H2, Cl2, Br2, I2, etc. ठीक है, are some noble gases. In these solids, atoms are held together through weak forces, and these forces are London dispersion forces. मैंने अभी आपको समझाया कि London dispersion forces कैसे arise होती हैं, ठीक है। These solids are generally bad conductors of electricity, and they are soft and possess low melting points. बता दिया मैंने आपको। And these are normally liquids or gases. गैशियस स्टेट मतलब लिक्विड से गैशियस स्टेट में होते हैं ये रूम टेम्परेचर पर, ठीक है। अगर रूम टेम्परेचर और प्रेशर की बात करें, ये लगभग लिक्विड और गैस मतलब बहुत नरम बहुत सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। तो अगर टेम्परेचर को हम कम करेंगे, इन दैट केसेस सॉलिड्स में आ सकते हैं, क्लियर। एंड द सेकंड टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड इज इट इज पोलर। पहले हमारे पास नॉन पोलर था, एंड द सेकंड टाइप इज पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। अब पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स वो वाले सॉलिड्स होंगे जिनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे। जैसे हमारे पास HCl, ठीक है। हम जानते हैं कि अगर हम इन दोनों, एक हाइड्रोजन है हमारे पास एंड द सेकंड वन इज क्लोरीन, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कंपेयर हम करेंगे तो क्लोरीन ऑफ कोर्स ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और हाइड्रोजन थोड़ा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, क्लियर। तो ड्यू टू डिफरेंस इन दियर इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज, ये जो क्लोरीन है ये इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, एज अ रिजल्ट यहाँ पर पोलैरिटी जनरेट होगी, मतलब पोलर कंपाउंड है ये, ठीक है। अब वो वाले सॉलिड्स जिनके अंदर ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, उनको हम बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, क्लियर। जैसे हमारे पास HCl है, हमारे पास अमोनिया है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ठीक है। इनके अंदर ये देखा गया है कि ये जो एक पोलर मॉलिक्यूल फिर दूसरा भी पोलर मॉलिक्यूल हमारे पास आएगा, इन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन अराइज करती है, ठीक है। और ये देखा गया है कि इनके बीच का जो इंटरेक्शन होता है दैट इज समवट स्ट्रांगर देन दैट ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। एज अ रिजल्ट ये देखा गया है कि इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड से थोड़ा हाई, ऊपर ज़्यादा देखने को मिला है, ओके। और जनरली अगर इनको देखा जाए तो ये भी हमारे पास बैड कंडक्टर्स होते हैं हीट के, इलेक्ट्रिसिटी के, और साथ में हमारे पास ये अगर रूम टेम्परेचर और प्रेशर पे हमको देखेंगे हम, ये लिक्विड्स या गैसियस स्टेट में ही ये भी होते हैं, ठीक है। द मॉलिक्यूल्स ऑफ दीज सॉलिड्स आर जनरली पोलर इन नेचर, and the molecules like HCl, NH3 etc. हाइड्रोक्लोरिक एसिड या अमोनिया are present in them, ठीक। and the molecules in such solids are held together by stronger dipole-dipole interactions, ठीक है। and these are also soft and exist as liquids and gases under normal conditions, and they possess slightly higher boiling points as compared to non-polar molecular solids। मैंने आपको ये बोल दिया था, क्यों? क्योंकि ये देखा गया है इनके बीच का जो इंटरेक्शन होता है, कौन सा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, वो स्लाइट स्ट्रांगर देखा गया है एज कम्पेयर टू नॉन पोलर सॉलिड्स, इसलिए इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो लगभग ज़रा उनसे ज़्यादा ही होता है, ठीक है। द थर्ड टाइप इज हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, ठीक है ना। हम जानते हैं कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड अराइज करता है किसके बीच में, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में। और वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हमारे पास 3 ही हो सकते हैं, या हमारे पास नाइट्रोजन हो सकता है, या ऑक्सीजन हो सकता है, या फ्लोरीन हो सकता है। वेरी गुड। मतलब नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के बीच में किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं। जैसे हमारे पास एग्जांपल देता हूँ आपके, यहाँ पर हमारे पास एक मॉलिक्यूल है H2O, ठीक है। ये हमारे पास है हाइड्रोजन, ये वाटर मॉलिक्यूल। जो दूसरा हमारे पास H2O मॉलिक्यूल, उसको दूसरा, एक सेकेंड इसको इरेज करना पड़ेगा। देखिए मैं दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ पर ड्रा करता हूँ, दूसरा मॉलिक्यूल देखना, ये सपोज ये दूसरा वाला मॉलिक्यूल है, ओके। अब क्या होगा, यहाँ पर इस हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन के बीच में एक इंटरेक्शन आ जाएगा, ठीक है ना। ये जो इंटरेक्शन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में आ गया, इसी इंटरेक्शन को हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। और ये हाइड्रोजन बॉन्ड एक वीक बॉन्ड होता है, क्लियर।
मतलब ऐसे सॉलिड्स जिनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आएगी उनको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, ठीक। In these solids, the molecules have the polar covalent bond between hydrogen and नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ठीक है। एग्जाम्पल वाटर और अमोनिया हमारे पास होते हैं। अगर देखा जाएगा ये भी हमारे पास नॉन कंडक्टर्स होते हैं, बैड कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, और रूम टेम्परेचर पर ये भी एग्जिस्ट करते हैं किस स्टेट में, लिक्विड स्टेट में या गैसियस स्टेट में, ठीक है। क्लियर। ये हमारे पास थे कुछ मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, इनमें हमने 3 टाइप्स पढ़ी, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हमने पढ़े, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हमने पढ़े, और हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स पढ़े। ओके, द नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉलिड्स इज क्रिस्टलाइन सॉलिड इज आयनिक सॉलिड्स, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। अब हम अगर इसको डिस्कस करें आयनिक सॉलिड्स को, तो इसके अंदर जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स होंगे वो हमारे पास आयन्स होंगे, ठीक है ना। आयन्स हमारे पास होते हैं कैटाइन्स और एनाइन्स, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कैटाइन पॉजिटिव और एनाइन हमारे पास नेगेटिव। और अब हम जानते हैं कि एनाइन्स और कैटाइन्स के बीच में एक फोर्स होती है, ठीक है ना, चार्जेस मतलब अपोजिट चार्ज के बीच में। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है और ये हमारे पास नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में जो फोर्स होती है उस फोर्स को हम बोलते हैं कोलम्बिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। मतलब ये वाले जो सॉलिड्स होंगे इनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी, स्ट्रॉन्ग कोलम्बिक फोर्स होगी, किसके बीच में, आइंस के बीच में, एनाइंस और कैटाइंस के बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होंगी, जिसकी वजह से ये वाले जो सॉलिड्स होंगे लगभग उनसे स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना। हार्ड मतलब बहुत रिजिड होते हैं, बहुत हार्ड सॉलिड्स होते हैं, ठीक। और ये भी देखा गया है कि इनका जो नेचर होता है वो थोड़ा ब्रिटल मतलब टूट, मतलब अगर इनको अगर ज़्यादा हम फोर्स लगाएंगे टूट सकते हैं, ठीक है। ब्रिटल नेचर होता है थोड़ा इनका, ठीक है। अगर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स की हम बात करें, ठीक है ना, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, तो ये देखा गया है कि इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी हाई होता है। क्यों? क्योंकि इनके बीच में बहुत ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शंस होती हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग कोलम्बिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस होती हैं, जिसकी वजह से इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी हाई होता है। अब देखिए, अब चूंकि इनके बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं, ये स्ट्रॉन्ग फोर्सेस क्या करते हैं, इन आइंस को, एनाइंस और कैटाइंस को आपस में बहुत स्ट्रांग फोर्स के साथ पकड़ के रखते हैं, हेल्ड रखते हैं। एज अ रिजल्ट ये फ्री नहीं हो पाते हैं। अब चूंकि आइंस हमारे पास फ्री नहीं हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये हमारे पास बैड कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए हमारे पास आइंस होने चाहिए। जब ये आइंस यहाँ पर फ्री है ही नहीं, देयरफॉर दीज आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हाउएवर, हाँ, ये देखा गया है कि इनका जो एक्वस सोल्यूशन होती है, मोल्टन स्टेट होती है, तो उनके अंदर कुछ आइंस फ्री हो पाते हैं, एंड दोज फ्री आइंस आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मीन्स इनका जो एक्वस सोल्यूशन या मोल्टन स्टेट होती है उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकती है। ओके, आइए पढ़ते हैं अब यहाँ पर। In these solids, the constant particles are ions. In these solids, the anions and cations are bound to each other by strong coulombic or electrostatic force of attraction, and these solids are generally hard and brittle in nature, and they possess very high melting and boiling points, and these are insulators because ions are strongly bounded to each other. However, in their molten state or aqueous solution, they conduct electricity. Clear? ये मैंने आपको बता दिया। एंड दीज आर एक्चुअली आयनिक सॉलिड्स। ओके, आइए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं अब मेटालिक सॉलिड्स आएंगे नेक्स्ट। ओके, द नेक्स्ट सॉलिड्स आर मेटालिक सॉलिड्स, ठीक। अब मेटालिक सॉलिड्स कौन से वाले सॉलिड्स होते हैं? मेटालिक सॉलिड्स के अंदर क्या होंगे? मेटल कैटाइंस होंगे, ठीक है। ये हमारे पास कैटाइन है, एक दूसरा कैटाइन ये हमारे पास हुआ, एक कैटाइन सपोज यहाँ पर हमारे पास है। मतलब ये मेटल कैटाइंस हैं, ये मेटल्स हैं, और ये मेटल्स जो होंगे इनके साथ मतलब इनको सराउंड करेंगे हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन, इनको हम बोलते हैं मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन जो है मूव कर सकते हैं, ठीक है ना, मूवमेंट शो करते हैं, ऐसे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। मतलब दीज पॉजिटिव कैटाइंस आर सराउंडेड बाय नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन, या इनको बोलते हैं दीज आर सराउंडेड बाय द सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखते हैं, these are those solids which are composed of metal cations held together by a delocalized sea of valence electrons. As the electrons are mobile, they are good conductors of electricity and heat also. ये free electrons responsible होते हैं conduction of electric current के लिए, इसलिए ये वाले solids क्या होंगे हमारे पास? good conductors होंगे electricity के। देखो यहाँ पर मैंने यहाँ पर आपको दिखाया है किस तरीके से solids exist करते हैं, किस तरीके से ये जो electron है surround करते हैं positive charge को, ठीक है। दीज आर, हाँ, ये वाले जो सॉलिड्स होते हैं मेलिएबल भी होते हैं और डक्टाइल भी होते हैं, मतलब इनको शीट्स में हम ड्रा कर सकते हैं, इनको
वायर्स के अंदर ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। किसकी वजह से? ड्यू द मूवमेंट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज। यहाँ पर जो ये देखा गया है, जो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है ना, ये तो ये भी यहाँ पर क्या देखने को मिला है कि ये भी मूवमेंट शो करता है इन सम केसेस, ठीक है। और मूवमेंट शो करने की वजह से ये मैलिएबल और डक्टाइल होता है, ठीक है। एग्जाम्पल कॉपर है, जिंक है, एटसेट्रा, ठीक है। देन द लास्ट टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज कोवलेंट सॉलिड्स। कौन से सॉलिड्स हमारे पास होते हैं? कोवलेंट सॉलिड्स, ठीक है। याद रखना, इन सॉलिड्स को कहा जाता है नेटवर्क सॉलिड्स। क्या कहा जाता है? नेटवर्क सॉलिड्स। नेटवर्क सॉलिड्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन सॉलिड्स के अंदर बहुत ज़्यादा नेटवर्क होता है, किसका? कोवलेंट बॉन्ड का, ठीक है। अगर पूरे क्रिस्टल की हम बात करें, पूरे क्रिस्टल के अंदर कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, तो जिसकी वजह से इनको क्या कहा जाता है? दीज आर नेटवर्क सॉलिड्स। और नेटवर्क सॉलिड्स के साथ साथ में इनको ये भी कहा जाता है कि ये जाइंट मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं? दीज आर आल्सो नोन एज जाइंट मॉलिक्यूल्स। क्यों? क्योंकि इनके अंदर काफ़ी हद तक, अगर पूरे क्रिस्टल की हम बात करें, पूरे क्रिस्टल के अंदर कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, इसलिए इनको कहा जाता है नेटवर्क सॉलिड्स कहा जाता है इनको, या इनको कहते हैं हम जाइंट मॉलिक्यूल्स, ओके। These are also called as network solids because there is a network of covalent bonds throughout the crystal. So for that reason, these solids are also known as giant molecules. मैंने आपको बोल दिया, ठीक। अब देखिए, अब चूंकि स्ट्रांग बॉन्डिंग है इनमें, ठीक है ना, मतलब आप जानते हैं कि कोवलेंट बॉन्ड इज वेरी मच स्ट्रांग बॉन्ड, ओके। तो स्ट्रांग बॉन्ड होने की वजह से ये काफ़ी हार्ड स्ट्रांग होते हैं ये सॉलिड्स, ठीक है। तो देखा जाएगा क्योंकि बहुत स्ट्रांग फोर्सेस के साथ अट्रैक्टेड होते हैं ये पार्टिकल्स, जिसकी वजह से ये इंसुलेटर्स होते हैं, बैड कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। बट देयर इज़ एन एक्सेप्शन, दैट इज़ ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में एक्सेप्शन ये है कि ये हमारे पास होता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। थोड़ा इसका रीज़न देखते हैं क्यों। क्योंकि जो ग्रेफाइट का कार्बन एटम होता है, वो कार्बन एटम इस तरीके से 3 फर्दर कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ होता है, ठीक, इस तरीके से, क्लियर। अगर देखेंगे इस तरीके से नेटवर्क होता है इनका, ऐसे, इस तरीके से, ठीक, ऐसे जुड़ा होता है। ये इस तरीके से बहुत बड़ी बड़ी लेयर्स बन जाती हैं। फिर दूसरी लेयर हमारे पास इसी तरीके से यहाँ पर होगी, ठीक है। मतलब एक कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है, जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर रहता है, ठीक है, यहाँ लेयर के बीच में। और ये जो लेयर के बीच में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन केस ऑफ ग्रेफाइट। याद रखना, ये ग्रेफाइट रिस्पॉन्सिबल है, मतलब ये एक्सेप्शन है ग्रेफाइट कोवलेंट सॉलिड्स की, कि ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। बाकी वाले जो कोवलेंट सॉलिड्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। और क्यों इसने इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट किया? क्योंकि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, किसमें? ग्रेफाइट के अंदर, क्योंकि इसमें बहुत सारी लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। एग्जांपल हमारे पास डायमंड आएगा, सिलिकॉन है, सिलिकॉन कार्बाइड हमारे पास है, ग्रेफाइट एटसेट्रा। थोड़ा पढ़ते हैं इसको हम, ठीक है, ओके। ड्यू टू स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्डिंग, these solids are enough strong and hard, these are insulators except graphite। अभी बता दिया मैंने आपको, which conduct electricity and is soft due to presence of free electron in different layers of ग्रेफाइट, ओके। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आता है डायमंड, आता है सिलिकॉन कार्बाइड, हमारे पास आता है ग्रेफाइट, आता है एटसेट्रा, ठीक है। ये था आज का लेक्चर, और ये थी कुछ ब्रीफ क्लासिफिकेशन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की, ठीक है। तो होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।